नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि बीते दिनों चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें ये पता लगा था कि चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ी की जा रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए कुछ डिसीजंस लिए गए और वहां जो नतीजे सामने आए थे उन नतीजों को बदल दिया गया है। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम संविधान के इसी अनुच्छेद पर बात करेंगे, आर्टिकल 142 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी कि खबर को देखेंगे। खबर के बाद हम आर्टिकल 142 पर बात करेंगे। इसके अलावा इसका उपयोग कब कब किया गया है उसको भी देखेंगे और साथ ही अनुच्छेद 142 की आलोचना किस आधार पर होती है और अंत में आगे की राह पर भी बात करेंगे। एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी और प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आप इसे जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं और आपका जो पूरा टॉपिक है वो जुड़ता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का जो खंड है, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हुआ जिस टॉपिक पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो की रूपरेखा को हमने देख लिया। अब एक बार सबसे पहले हम खबर को देख लेते हैं कि खबर क्या हुई है। तो आपको याद है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव आयोजित हुए थे जहां पर अब इन चुनावों के जो नतीजे थे उन नतीजों में बदलाव किया गया है और आप और कांग्रेस गठबंधन के जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार उनको विजेता घोषित किया गया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था और जो विवादास्पद चुनाव थे, जो डिस्प्यूटेड इलेक्शंस थे, उनके नतीजे पुनर्मतदान के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम यहाँ पर री इलेक्शन नहीं कराएंगे, इसके बजाय जो मतपत्र थे उन्हीं के आधार पर विजेताओं को घोषित करने की बात की गई थी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम जो है अदालत जो है वो मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। तो ये पूरा जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए पूरा डिसीजन लिया है। तो इसी वजह से जो पूरा मामला है ये अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। तो हमने कॉन्टेक्स्ट की बात कर ली, अब एक बार हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 142 है ये अनुच्छेद क्या है और किस विषय पर, किस टॉपिक को लेकर के बात करता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब आप अनुच्छेद 142 की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उसे विशेष यानी कि स्पेशल और डिस्क्रिशनरी यानी कि विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? तो शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि किसी भी मामले में, किसी भी डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट अगर कंप्लीट जस्टिस, संपूर्ण न्याय प्रदान करना चाहता है तो कोर्ट इस संबंध में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी कर सकता है। अब जब आप इस पूरे आर्टिकल के इतिहास को देखेंगे तो भारत का जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो संविधान जब लागू हुआ तो लागू होने के कई समय तक, एक लंबे समय तक जो अनुच्छेद 142 था उसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल देखने को मिला और आम लोगों को न्याय प्रदान करने की पूरी कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, न्यायपालिका की ओर से। लेकिन यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल करके आता है वो था आपका 1995 में। तो 1995 में एक डिसीजन, एक मामला था जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। तो इस पूरे मामले में बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी अनुच्छेद 142 को लेकर के। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि जो जिस तरह से मौजूदा समय में इस पूरे अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें उससे बचना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका कम से कम इस्तेमाल हो। इस पूरे जो आर्टिकल है इसको हम कानून के पूरक के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्री रूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उपयोग बहुत ज्यादा सीमित रहना चाहिए, बहुत लिमिटेड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए ताकि हम जो है किसी कानून को रिप्लेस करने की कोशिश ना करें। ऐसे निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए थे। कौन सी केस में? ये इसका नाम था आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, 1995 का मामला था। तो ये हमने अनुच्छेद 142 से जुड़े जो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको यहां पर समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसका उपयोग अब तक कब कब किया गया है, तो उसके कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स रहे जहां पर आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पहला मामला निकल करके आता है वो है आपका भोपाल गैस त्रासदी का मामला और सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जब आप अनुच्छेद 142 की बात करते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी के मामले में बेसिकली आपका जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी ओर से कंपनियों को ये ऑर्डर दिया गया था, जिस कंपनी में गैस लीक हुई थी
उस कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप 470 मिलियन डॉलर का जो है भुगतान करें। किसको भुगतान करें? तो पीड़ितों को भुगतान करें, यानी कि उन लोगों को जिसको इस पूरी त्रासदी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये तो पहला मामला था जब अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हुआ। दूसरा इस्तेमाल आपको तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू ये विवाद था, यहां पर भी आपको मामला देखने को मिला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जो स्टेट हाईवेज हैं उनके 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले पर आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली बात की कि इसका उपयोग कब कब किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी आलोचना क्यों होती है, यानी अनुच्छेद 142 का किस आधार पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो अगर क्रिटिसिज्म की आप बात करें तो इसका पहला क्रिटिसिज्म है कि ये जो अनुच्छेद है बहुत मनमाना है और बहुत अस्पष्ट है, बहुत ज्यादा वेग है। मनमाना किस वजह से है? तो हमने बात की कि अदालत के पास जो है ये कानून बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स देता है अदालत को, ताकि अदालत जो है वो पूर्ण न्याय प्रदान कर सके। तो आप संविधान में जब अनुच्छेद 142 को पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द है आपका पूर्ण न्याय, यानी कि कंप्लीट जस्टिस। लेकिन कहीं भी संविधान में पूर्ण न्याय को डिफाइन नहीं किया गया, यानी कि कंप्लीट जस्टिस के दायरे में क्या क्या आएगा। तो डेफिनेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी क्योंकि इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा व्यापक लेवल पर मनमाने ढंग से उपयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या के आधार पर किसी भी चीज को कंप्लीट जस्टिस के दायरे में शामिल कर सकता है। तो इसका उपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दूसरा जो बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म है वो जुडिशियल ओवररीच को लेकर के है, न्यायिक अतिरेक को लेकर के है। कई बार लोगों का ये कहना होता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट कई बार अनुच्छेद 142 को इस तरह से इस्तेमाल करती है कि वो कानून बनाने लग जाती है, या फिर वो आपका विधायिका की ओर से जो कानून बनाए गए हैं, आपका जो संसद की ओर से कानून बनाए गए हैं, उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। जैसे हमने बात की थी आपका जो 500 मीटर दायरे वाली बात जो हमने की थी, तो आदेश दरअसल ये आया था, केंद्र सरकार की ओर से आदेश ये जारी किया गया था कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उन नेशनल हाईवेज पर आप कोई भी शराब की दुकान नहीं लगा सकते। ये ओरिजिनल ऑर्डर था जो कि आपका केंद्र सरकार की ओर से आया था। लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि सबसे पहले तो इस आदेश को आप स्टेट हाईवेज तक भी लागू करिए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो स्टेट हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, उनके 500 मीटर के दायरे में आप कोई भी जो है शराब की दुकान नहीं लगा सकते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई थी उस कानून में इंटरवीन किया गया, उस कानून में हस्तक्षेप किया गया। किसकी ओर से? सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो यहां पर आप देखेंगे बेसिकली आपका संविधान में जो शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है, यानी कि आपका सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात की गई है, उसका यहां पर वायलेशन आपको देखने को मिलेगा, उसका उल्लंघन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि आपको अनुच्छेद 142 से जुड़े हुए दिखते हैं। अब अंत में हम इस पूरे विषय से जुड़े आगे की राह की भी बात करते हैं, निष्कर्ष को भी एक बार देख लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है एंटिटी है जो कि इस मामले में कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी कि आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण किस बात को लेकर के? तो इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ये बात सोच सके कि क्या अनुच्छेद 142 का उपयोग अनुचित है, और अगर अनुचित है तो कहां पर क्या हमें इसे नियंत्रित करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल करके आई हैं, जैसा कि 1995 के डिसीजन में हमने देखने को मिला था। इसके अलावा अनुच्छेद अगर 142 का इस्तेमाल किया भी जाता है तो कई बार लोग सुझाव ये भी देते हैं कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बेंच की ओर से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हो रहा है वो बेंच एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? जिस बेंच में 5 या फिर 5 से ज्यादा जज शामिल होते हैं उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी तो यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा जज मिलेंगे, और जब ज्यादा जज मौजूद होंगे, ज्यादा न्यायाधीश होंगे, तो हमें एक डाइवर्स ओपिनियन मिल पाएगा, हमें विविध विचार मिल पाएंगे, नए नए विचार मिलेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा एक सुझाव ये भी निकल करके आता है कि जब कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल होता है तो उसके 6 महीने या फिर एक निश्चित अवधि के बाद हमें उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था आज से 6 महीने पहले, उस आदेश का क्या प्रभाव रहा है, प्रभाव नकारात्मक रहा है, प्रभाव सकारात्मक रहा है,
इसका अध्ययन भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जाना चाहिए और इस संबंध में एक व्हाइट पेपर भी जारी किया जा सकता है, एक श्वेत पत्र भी जारी किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है, इंपॉर्टेंट निर्देश जो है, वो हम आगे की राह के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और अब हम अंत में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपका प्रीलिम से जुड़ा हुआ है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है बेसिकली आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 जो है वो किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ऑप्शन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।